नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू लाइफ फाउंडेशन विद एसके पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th के पॉलिटिकल साइंस के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की दो ध्रुवीयता का अंत। ये पहला भाग है इस वीडियो का। क्या आपने कभी सोचा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने पूरी दुनिया की जो राजनीति को कैसे बदल दिया, कैसे एक ध्रुवीय विश्व बन गया और इसके क्या परिणाम हुए। आज के इस 30 से 35 मिनट के वीडियो के सेशन में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। हम समझेंगे कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन किन परिस्थितियों में हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट कैसे हुआ और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा, दो ध्रुवीयता के अंत की कहानी का पहला भाग। शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जहां दो देशों या दो गुटों के बीच में तनाव, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता होती है, लेकिन उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से सैन्य युद्ध यानी हथियारों से लड़ाई नहीं होती है। तो शीत युद्ध एक परिस्थिति है दोस्तों, जहां पे डायरेक्टली कोई हथियारों से लड़ाई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे वॉर चल रही है, बस उनके बीच में तनाव रहता है। तो शीत युद्ध की मुख्य विशेषता क्या है? तनाव रहता है, प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन रहती है और उनमें दुश्मनी तो है, लेकिन वो डायरेक्टली युद्ध करना नहीं चाहते। तो इन परिस्थितियों को क्या कहते हैं? सैन्य, जहां पे युद्ध ना होकर के ऐसे दिमागी जो एक लड़ाई चलती है उसको शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध कब से कब? तो शीत युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों 1945 में। खत्म कब हुआ? 1991 में। तो शीत युद्ध का जो समय है वो 1945 से लेकर 1991 तक। अब बात यह है कि शीत युद्ध में मुख्य पक्ष कौन कौन थे? तो मुख्य पक्ष थे संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ हैं सोवियत संघ रूस। ये दो मुख्य लीडर थे। इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद थे, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो शीत युद्ध 1945 से 1991। मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? अमेरिका, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, और सोवियत संघ रूस। तो ये क्या था? वैचारिक संघर्ष यानी विचारधारा की लड़ाई। अब इसमें कौन किसकी बात कर रहा है, कौन क्या चाहता? देखिए, तो अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थन करता है। अमेरिका यहाँ पे पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थन करता है, जबकि सोवियत संघ रूस जो है वो साम्यवाद का समर्थन करता है। मेन यहीं से इनकी दिक्कत शुरू होती है कि यानी दोनों के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग हैं और वो अपने विचारों को बाकी दुनिया पे थोपना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि बाकी जो दुनिया है वो उनके हिसाब से चलें। तो शीत युद्ध क्या है? बिना हथियारों के युद्ध। मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? अमेरिका और सोवियत संघ रूस। बिना हथियारों के युद्ध। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें होती है? ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट। शीत युद्ध में प्रचार होता है कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास ज़्यादा इतने हथियार हैं, हम ये कर सकते हैं। इस तरह से जो प्रचारित की जाती है चीज़ें, तो प्रचार होता है। इसमें जासूसी होती है, विरोधी खेमे की जानकारियाँ जुटाना, उनके बारे में पता करना कि उनकी क्या ताकत है, उनकी कमजोरियाँ क्या हैं, यानी हमेशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास। तो प्रचार, जासूसी और कूटनीति। कूटनीति का मतलब है दुनिया में बाकी देशों को अपने साथ जोड़ते जाना, अपने फेवर के फैसले उनको मनवाना, ये सब जो चीज़ें हैं। और परमाणु हथियारों की होड़, एक आधुनिक से जो हथियार हैं, बहुत ही विध्वंसक हथियार, उनको प्राप्त करना ताकि बाकी दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि भाई देखो, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो शीत युद्ध में जो मुख्य चीज़ें होती है वो ये हैं दोस्तों: प्रचार, जासूसी, कूटनीति और परमाणु हथियारों की होड़। अब इससे प्रभाव क्या पड़ा, पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे जो है दुनिया दो खेमों में बट गई, दो भागों में बट गई और हमेशा तीसरे विश्व युद्ध का भय रहता था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ फिर? 1991 में। क्यों हुआ 1991 में शीत युद्ध? अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये शीत युद्ध समाप्त हो गए? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ जो है वो खुद ही टूट गया, तो इसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों? 1991 में।
अब बात है शीत युद्ध, ये जो शब्द हैं हम देखते हैं शीत युद्ध शब्द दिया किसने। एक्चुअली में शीत युद्ध शब्द दिया था जॉर्ज ऑरवेल ने। किसने दिया था? जॉर्ज ऑरवेल ने। ये उस समय की परिस्थितियों को बताने के लिए सबसे बेहतर एक शब्द निकाला गया और उन्होंने इस दुनिया को शीत युद्ध शब्द दिया। लेकिन इसको फेमस बनाया था बर्नार्ड बारूच ने। 1947 में इन्होंने राजनीतिक भाषण दिया था। ये अमेरिका के सलाहकार थे वहाँ पे, सुरक्षा सलाहकार। तो इन्होंने जहाँ कहीं भाषण देते थे तो इन जो सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच में जो परिस्थितियाँ थी उनको बताने के लिए शीत युद्ध यानी राजनीतिक संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल करना और सबसे ज़्यादा प्रयोग कर कर लोगों के बीच में ले जाना, ये किसने किया है? बर्नार्ड बारूच ने। बाद में एक पत्रकार थे वॉल्टर लिपमैन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द कोल्ड वॉर। तो ये शीत युद्ध के संदर्भ में आपको तीन, हालांकि अपने पाठ्य पुस्तक में इनका उल्लेख नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए ये रखना जरूरी है कि शीत युद्ध शब्द कहाँ से कैसे आया है। अब वापस एक बहुत अच्छा प्रश्न, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार। बिल्कुल, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पे एक हिस्सा सोवियत संघ रूस के कब्जे में था, एक हिस्सा जो है अमेरिका के कब्जे में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो वो जो दीवार थी, दोनों खाली नहीं करना चाहते। उन्हें लग रहा था कि अगर हम चले गए तो पूरे जर्मनी पर, ये जो एक ही साथ लड़ रहे थे अमेरिका और सोवियत संघ रूस, तो उनको लग रहा था कि अगर हम यहाँ से चले गए तो ये जो अमेरिका है वो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। अमेरिका को लग रहा था कि सोवियत संघ रूस कब्जा कर लेगा। तो दोनों अपने अपने हिसाब से सरकारें बना के रखी और उन्होंने बीच में एक दीवार बना दी जिसको बोलते हैं बर्लिन की दीवार। तो इसका निर्माण कब हुआ? सन 1961। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्तर की तैयारी करें तो यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी। तो निर्माण कब हुआ? 1961 में। कब तोड़ा गया इसको? 9 नवंबर 1989, 1989 को। कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर। अब बर्लिन की जो दीवार है दोस्तों, वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यानी यहाँ से ये था कि पश्चिम की दुनिया और जिसको पहली दुनिया और दूसरी दुनिया भी कहते हैं, इनके बीच में विभाजन का प्रतीक, पश्चिमी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में ये विभाजन था। अब हम देखते हैं सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली एक्चुअली में रूस में एक क्रांति होती है। पहले देश का नाम रूस ही था, वहाँ पे जार शासक का शासन हुआ करता था। बात है सन 1917 में, इसको बोलते हैं रूस की साम्यवादी क्रांति। तो वहाँ पे क्रांति के बाद में एक नई शासन प्रणाली या यूँ बोली एक नए राज्य की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। तो कब आया? यूएसएसआर कब बना? क्रांति के बाद में। और वो क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस में समाजवादी क्रांति कब होती है? 1917 में। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में खाली जगह में आया था दोस्तों, सोवियत संघ रूस में खाली जगह है ना, इस तरह से। तो वहाँ पे समाजवादी क्रांति, अगर आप यहाँ पे साम्यवादी लिखते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साम्यवादी जस्ट टॉप बिंदु है। समाजवादी क्रांति इसीलिए हुई कि उन्हें साम्यवादी उस चरम बिंदु पे पहुँचना था, बट यहाँ पे जो है वो समाजवादी क्रांति आपको लिखना है। किसके विरोध में हुई थी ये क्रांति? पूंजीवाद के। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बाजार पर ज़्यादा फोकस करती है, बिजनेस मॉडल पर ज़्यादा जोर देती है। आज आप अमेरिका को देख सकते हैं, ये टॉप मोस्ट एग्जाम्पल हैं पूंजीवाद का। उद्देश्य क्या था इसका, इस क्रांति का? क्रांति हुई 1917 में, पूंजीवाद के विरोध में हुई थी, समाजवादी क्रांति है ना। ये था समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की स्थापना करना। यानी समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की स्थापना, यानी एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पे शोषण नहीं हो, जहाँ पे समानता की स्थापना हो, जहाँ पे कोई किसी का शोषण नहीं करें, सबको बराबरी का हक मिले। तो उन आदर्शों के लिए क्रांति हुई थी। और नेक्स्ट है समानता पर बल। तो ध्यान रखना, पूंजीवादी जो देश हैं स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते हैं और साम्यवादी देश समानता पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। अब यहाँ पे सोवियत प्रणाली आ गई थी, सोवियत संघ रूस बन गया। तो सोवियत संघ रूस में जो तरीका था, जो प्रणाली अपनाई गई, उसको बोला गया सोवियत प्रणाली। यानी क्रांति के बाद में वहाँ पे शासन व्यवस्था लागू हुई, तो वहाँ पे जो सिस्टम लागू हुआ था दोस्तों उसको बोलते हैं सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली में अच्छी बातें क्या थी, वो उसकी विशेषताएं हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। राज्य का अधिक महत्व,
यानी व्यक्ति और राज्य में से राज्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। राज्य का अधिक महत्व का मतलब है कि राज्य के पास में सारे चीज़ें अपने पास में ले ली, निजी संपत्ति यहाँ पे समाप्त कर दी गई। सोवियत प्रणाली की जो धुरी है वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी एक पार्टी को मंजूरी दी गई है, एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक दल, और वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट। और ये धुरी थी, सब कुछ निर्णय यही पार्टी करती थी सोवियत प्रणाली में। अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होती है, मार्केट तय करता है, लेकिन यहाँ पे राज्य तय करता है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ होता है कितना उत्पादन करना है। और समानता पर अधिक बल, ये है सोवियत प्रणाली। अब है दूसरी दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेके 1945 तक, 6 वर्ष तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में। धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? इटली, जर्मनी और जापान। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र में अमेरिका और ये सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक साथ लड़े थे। तो इसमें जो मित्र राष्ट्र वो जीते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ, रूस दोनों एक साथ लड़े थे। अब आप बोलोगे इतनी विरोधी विचारधारा होते हुए एक साथ कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त। तो अमेरिका का भी दुश्मन कौन था? हिटलर उसमें। और इनका भी, यूएसएसआर का भी दुश्मन कौन था? हिटलर। तो इसीलिए जर्मनी और इन फासीवादी ताकतों को हराने के लिए एक साथ आए थे। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं दूसरी दुनिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर है कि जो पूंजीवादी देशों का जो ग्रुप है, अमेरिका और वो तो कह रहा है पहली दुनिया, यानी अमेरिका और खास करके पश्चिमी यूरोप, जिसमें जर्मनी वगैरह, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी देश थे। जर्मनी के भी 2 हिस्से हो गए थे, तो पश्चिमी जर्मनी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और दूसरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, एक तो यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथ रहने वाले अन्य जो पूर्वी यूरोप के देश हैं। यूरोप 2 खेमों में बढ़ गया, दोनों जो विश्व युद्ध है दोस्तों वो यूरोप में लड़ गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, उनके कंट्रोल में आ गए थे। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। फासीवादी ताकतें कौन से? इटली और जर्मनी, और यहाँ पे जापान भी इनके साथ में था। तो जो धुरी राष्ट्र थे इनसे फ्री करवाया, और इन सभी देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ के समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। यानी जिन देशों को सोवियत संघ, रूस ने फ्री करवाया फासीवादी ताकतों के, उनके बाद में फ्री करवा के उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो सिस्टम लागू किया गया वो सिस्टम अपने हिसाब से लागू किया है। अपने हिसाब से मतलब वहाँ पर भी समाजवादी प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया। और इन समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप था, जो पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत संघ, रूस, इन्हें क्या कहा गया? दूसरी दुनिया। और इस खेमे का जो नेता था वो सोवियत संघ, रूस था। कौन था? तो पूंजीवादी देशों का जो नेता था वो तो अमेरिका था, और ये जो साम्यवादी खेमे का जो लीडर है वो सोवियत संघ, रूस था। अब यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न है, देखते हैं सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उदय कैसे हुआ? कौन सी वो चीज़ें थी जो उनको महाशक्ति बनाई? तो वो हम देखते हैं। महाशक्ति के रूप में उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो देखिए कारण क्या है। तो वो कारण जो सोवियत संघ, रूस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है। तो मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था, केवल अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी सभी जो दुनिया के देश हैं उनसे बहुत ही उच्चतर हाई क्वालिटी की जो इकोनॉमी है वो सोवियत संघ, रूस की थी। यानी बहुत विशाल अर्थव्यवस्था थी। सिर्फ अमेरिका को छोड़ दे तो बाकी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। उन्नत संचार प्रणाली, उनके पास में इतना बढ़िया टेलीकॉम सिस्टम था कि वो सूचना संचार जो प्रणाली है, टेक्नोलॉजी वो शानदार थी। वो किसी भी हिस्से में इजीली एक्सेस कर सकते थे। विशाल ऊर्जा संसाधन, उनके पास में देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा संसाधन चाहिए। आज भी आप देख सकते हैं कि दुनिया की जो लड़ाई हो पेट्रोलियम के लिए हो रही है, तो ये ऊर्जा संसाधन है। और ये सोवियत संघ, रूस के पास में बहुत विशाल थे। तो ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से उनके पास में विशाल मात्रा में थे? खनिज तेल, लोहा, इस्पात, इस्पात मीन्स स्टील है ना, मशीनरी उत्पाद यानी मशीनों का बनना, इवन ऑलपिन से लेकर के आप बोल सकते हो कार या विशाल जो मशीनरी है सब का निर्माण वहीं होता था। उन्नत यातायात प्रणाली,
उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया था, चीज़ें और लोगों का आवागमन बहुत ही सुलभ तरीके से होता था। संपन्न उपभोक्ता उद्योग, यानी लोगों को जो मिनिमम जो जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बहुत ही कम कीमत पे सोवियत संघ रूस अपने नागरिकों को देता था। मजबूत विनिर्माण उद्योग, पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का निर्माण वहाँ पे होता था। और नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण, ये सारे कार्य सोवियत संघ रूस में इजीली होते थे। इसीलिए सोवियत संघ रूस एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ उसका। नेक्स्ट है सोवियत संघ प्रणाली की या सोवियत प्रणाली की कमियां। हमने सोवियत प्रणाली देख ली, एक महाशक्ति के रूप में उसका उदय देखा, लेकिन फिर भी कुछ कमियां तो रही है ना, तभी तो आगे जाके वो टूटता है। तो वो कमियां कौन कौन सी हैं जो यूएसएसआर को कमज़ोर बनाया? तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, यूएसएसआर को कमज़ोर करने वाले कारक कौन कौन से थे, तो वो हम देखते हैं। सब कुछ होते हुए भी वहाँ पे देखिए एक पार्टी का सिस्टम था और वहाँ पे नौकरशाही का प्रभुत्व था, यानी जितनी भी जो सरकारी सुविधाएं आम लोगों तक पहुँचती थी वो पहुँचाने के लिए जो माध्यम था वो सरकारी कर्मचारी थे। नौकरशाही का मतलब है सरकारी कर्मचारी। तो ये जो सरकारी कर्मचारियों की जो फौज थी, यहाँ पे भ्रष्टाचार फैल गया, लेट लतीफ़ी होने लगी, है ना। तो नौकरशाही का प्रभुत्व, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अभाव, ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा देखने को मिलता था और सोवियत संघ रूस में लोकतंत्र नहीं था और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लोगों में लगातार असंतोष पनपता गया और फाइनली जो रिजल्ट हम सबके सामने है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र पार्टी होना, और ये जो पार्टी है वो जवाब देनी थी। सबसे बड़ी बात देखिए, एक वो पार्टी जो पूरे देश के निर्णय लेती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उसकी। तो यही एक बड़ी वजह है कि आगे जाके एक विस्फोट देखने को मिला और सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ। सोवियत संघ रूस जो है दोस्तों टोटली 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन उन 15 गणराज्यों में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावशाली था तो वो रूस था। यानी हर निर्णय में रूस को एडवांस एक बढ़त रहती थी। तो बाकी को लगता था कि यार ये क्या है, हम साथ में हैं बट हमारा कोई वजूद नहीं है। और नेक्स्ट है अमेरिका से होड़ के कारण संसाधनों का अपव्यय। अब संसाधन खूब थे, ये हमने देखा है, बट इनका लगातार कंपटीशन किसके साथ में था? अमेरिका के साथ में। ये अपने नागरिकों को दिखाते थे कि हम अमेरिका से बहुत आगे हैं, हम पश्चिमी देशों से बहुत आगे हैं, हम जो अचीव कर रहे हैं वो अमेरिका उसके आसपास भी नहीं है। तो अब ये दिखाने के लिए, ये प्रचारित करने के लिए और इनको हथियारों की होड़ भी करना पड़ेगा, तो उन सब में संसाधनों का बहुत ही अपव्यय हुआ, संसाधनों को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा। तो इन संसाधनों की खर्च करने से जो नागरिकों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वहाँ पे खर्च नहीं होकर के प्रचार प्रसार और हथियारों पर खर्च होने लगे। नेक्स्ट है अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लें कि सोवियत संघ रूस के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था, तो यही है कि लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं करना। लोग अब तक इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि हम अमेरिका से आगे, जब लेकिन उन्हें पता चला कि नहीं अमेरिका तो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ जो चीज़ें मिलती है क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन है, हम तो बहुत पीछे हैं, तो लोग जो हैं अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। तो अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना। एक अगला कारण है जो सोवियत संघ रूस को कमजोर किया, वो है 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। पहले ही संसाधनों का अपव्यय हो रहा था और अब उन्होंने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर लिया। उन्हें लग रहा था कि कहीं अमेरिका यहाँ तक नहीं पहुँच जाए, तो जहाँ कहीं एक रिक्त स्थान होती थी, ये दोनों महाशक्तियाँ भरना चाहते थे कि नहीं ये हमारे प्रभाव में हो। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया सोवियत संघ रूस में? 1979 में अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो इससे सोवियत संघ रूस की अर्थव्यवस्था पर और प्रतिकूल असर पड़ा, क्योंकि सेना भेजना, हथियारों को खर्च करना कोई आम बात नहीं और लंबे समय तक ये करना बहुत आसान नहीं है। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ना, जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि सोवियत संघ रूस लगातार जो है पश्चिमी देशों से पिछड़ता जा रहा था, अमेरिका से पिछड़ रहा था, टेक्नोलॉजी के मामले में हो या किसी और मामले में हो। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई। कौन सी व्यवस्था? सोवियत व्यवस्था। जो सोवियत संघ में जो सिस्टम चल रहा था वो लड़खड़ाने लगी और अंततः ठहर सी गई, यानी अब विकास नहीं हो रहा, लोगों को वो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के नेताओं के बारे में, कौन कौन से जो मुख्य नेता हुए हैं, यहाँ पे भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन की।
1870 से 1924 इनका जीवन काल है। इनका जन्म 1870 में हुआ, इनकी डेथ 1924 में हुई थी। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी कि ये बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इसने सोवियत संघ रूस में लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था, उस पार्टी की स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। और जो क्रांति हुई थी, क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन, इनको याद रखना है। रूसी क्रांति के नायक है, ये भी सवाल बन सकता है। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और ये क्रांति के बाद में जो सोवियत संघ रूस बना था, सोवियत समाजवादी गणराज्य बना था, इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। ये पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति बोल सकते हो आप वहाँ के। 1917 से 1924 में बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है। तो 1917 क्रांति के बाद से लेकर इनकी मृत्यु तक ये जो है सोवियत संघ रूस के हेड इंचार्ज बने रहे थे। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे असली जमा पहनाने वाले महारथी। अब तक कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे वो पुस्तकों में दिए थे। उन्होंने तो केवल रिसर्च करके चीज़ें दे दी कि पूंजीवाद का अगर विरोध करना तो क्रांति करनी पड़ेगी, है ना, सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन दुनिया में पहली बार कार्ल मार्क्स के विचारों को धरातल पर व्यवहारिक रूप से अगर किसी ने लागू किया है तो वो लेनिन थे। तो ये भी सवाल अच्छा बनता है, मार्क्सवाद के विचारों को असली जमा पहनाने वाला या व्यवहारिक रूप देने वाला कौन था? व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का जीवन काल 1879 से लेकर 1953। सोवियत संघ का नेतृत्व कब किया? लेनिन के बाद में स्टालिन आए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है ना। तो लेनिन के बाद में 1924 से लेकर 1953 तक जो है ये सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आप देखोगे तो यही थे स्टालिन। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेतों का बलपूर्वक सामूहिकरण किया इन्होंने। यानी उद्योग बढ़ाए नो डाउट, लेकिन खेतों को सरकार के कब्जे में ले लिया। वहाँ पे खेती का सामूहिकरण, निजीकरण से जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इन चीज़ों का। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही थे, तो डेफिनेटली जीत का जो श्रेय है वो इनको जाएगा। लेकिन 1930 के दशक में भयानक आतंक और अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए कि अपने विरोधियों को बहुत बुरी तरह से कुचलते थे और अपने तानाशाही जो रवैया हैं इसके लिए भी इनको उत्तरदायी ठहराया गया। नेक्स्ट है निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव है निकिता क्रुश्चेव। 1894 से 1971 इनका जीवन काल है दोस्तों। लेकिन ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति के रूप में जो इनका टर्म है 1953 से लेकर 1971 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक रहे थे ये, उन्होंने आलोचना की थी। तो पहले लेनिन, फिर स्टालिन, फिर निकिता क्रुश्चेव। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के समर्थक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और कंपटीशन में भी जो कोई अगर जैसे कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस और नेट एग्जाम में भी ये सवाल आए हुए हैं कई बार कि पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किसने किया था? निकिता क्रुश्चेव ने। आप किसी भी स्तर पर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें तो ये एनसीईआरटी के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के समर्थक कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। हंगरी में जन विद्रोह का इन्होंने दमन किया था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यही थे। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? एक्चुअली में अमेरिका के साउथ में एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा, वहाँ पे फिदेल कास्ट्रो वहाँ का शासक था। वो सोवियत संघ रूस से नज़दीकियाँ बढ़ी तो सोवियत संघ रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। तो अमेरिका बिल्कुल वो घबरा गया कि हमारे देश के बिल्कुल करीब मिसाइलें लगा दी गई तो ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते। तो एक तरीके से ऐसा लगा कि अब विश्व युद्ध होगा ही होगा, अब तो डायरेक्टली युद्ध होगा ही होगा। ये 1962 की बात है। बाद में हालांकि बातचीत हुई और 7-10 दिन बाद में ये मिसाइलें हटा दी गई। तो इसे बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, सन 1962 में। और एक और बात दोस्तों, जितने भी जो देश आ रहे हैं अभी हमारे यहाँ पे जिक्र, इस वीडियो के एंड में हम दुनिया के जो देश यहाँ पे चर्चा में आ रहे हैं उनको हम नक्शे में भी देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव 1906 से 1982 इनका जीवन काल था। यूएसएसआर के राष्ट्रपति के रूप में 1964 से लेके 1982। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है एक बार फिर यहाँ से कि एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया है?
लियोनिड ब्रेजनेव ने। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। चेकोस्लोवाकिया का जो जन विद्रोह है, चेकोस्लोवाकिया के बारे में बता दूं दोस्तों कि आज चेकोस्लोवाकिया एक देश नहीं है। अब वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया टूट चुका है, दो देश बन गए हैं, एक चेक गणराज्य और एक स्लोवाकिया। ये दिसंबर 1992 में एक देश से दो देश बन गए थे। एक का नाम चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य, और दूसरे का नाम स्लोवाकिया है, 31 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर आक्रमण। हमने थोड़ी देर पहले ही जो सोवियत प्रणाली की जो कमियां थी उन पर बात की है। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? 1979 में, ठीक है ना। तो लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम में ये हुआ था। अब नेक्स्ट है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। 1931 से 2022 तक इनका जीवन काल है। 2022 में डेथ हो गई इनकी। ये महासचिव और राष्ट्रपति थे। तो 1982 से 1985 के बीच में कौन कौन रहे? तो दो पार्टी के महासचिव थे। 1982 से 1984 यूरी एंड्रोपोव, और 1984 और 1985 के बीच में कॉन्स्टिट्यू चेरनेंको ये महासचिव रहे थे, पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे थे। इन्होंने देश को चलाया। फिर बाद में आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। अब सोवियत संघ रूस टूट जाएगा, इनके बाद में सोवियत संघ रूस का कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो स्टार्ट लेनिन से हुआ था, एंड कहाँ पे हो रहा आपका? गोर्बाचेव पे। तो गोर्बाचेव का जीवन काल 1931 से 2022। ये महासचिव थे, यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति। यूएसएसआर का मतलब दोस्तों मैं इंसर्ट यूज कर रहा हूँ, सोवियत संघ रूस ही होता है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। पेरेस्ट्रोइका इन्होंने दो देखी हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि यहाँ पे स्थितियाँ इतनी भयानक और खतरनाक हो गई कि मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि अब सुधार करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके वापस आने का एक रास्ता है। तो उन्होंने कुछ सुधार किए उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप में। तो उन्होंने दो नीतियाँ चलाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, यानी कुछ चीज़ें हम फिर से शुरू करनी पड़ेगी, नए तरीके से स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ भी पूछा जाता है दोस्तों। पेरेस्ट्रोइका प से प मिला दो, पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना, ठीक है ना। ग्लासनोस्त मीन्स खुलापन, ये इकोनॉमी में आर्थिक बाजार को खोल देना, आर्थिक और राजनीतिक सुधार इन्होंने शुरू किए। तो एक तो नाम पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से सुधार शुरू किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, और इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर इन्होंने रोक लगाई कि अब हमें जो एक अंधी दौड़ है, सिर्फ हथियार इकट्ठे करने हैं, ये नहीं दौड़ना है। हमें जो वास्तविक समस्या है, जैसे होता ना एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आपको जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट देना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं करना चाहिए। तो इनको लगा यार वास्तविक समस्याएं हमारी कुछ और हैं, लोगों को सुविधाएं मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार है, पार्टी का जो है निरंकुश प्रभुत्व है वो। तो इन चीज़ों को उनको लेके लगा कि यार कुछ सुधार करना पड़ेगा, तो ये हथियारों पर जो है वो रोक हमें लगानी पड़ेगी। अफगानिस्तान से उन्होंने सेना वापस बुला ली। जर्मनी के एकीकरण, जब पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी एक हो रहे थे तो उन्होंने इसमें सहायक की भूमिका निभाई, उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। जो अब तक सोवियत संघ के जो नेता होते थे कहीं पे भी उनके खिलाफ विद्रोह होते थे तो उनको दबाते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और शीत युद्ध समाप्त किया इन्होंने। सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी इन पर ही लगा। अब है मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। विघटन में कुछ कैसे घटनाक्रम होता है देखिए। सन 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव बने, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बनते हैं? यूएसएसआर के राष्ट्रपति कब बनते हैं? 1985 में। इस समय पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, यानी अमेरिका और पश्चिमी देश बूम पर थे, वो बहुत तेज गति से तरक्की कर रहे थे। और सोवियत संघ रूस में क्या हो रहा था? अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी, लोग को पता चल रहा था कि हमारे यहाँ पे पिछड़ापन है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में सुधार हेतु कुछ लोकतांत्रिक कदम उठाए गए। कौन से? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत खेमे में थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। हम फिर से मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इन देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था और इन पर सोवियत संघ रूस का एक तरीके से कब्जा हो गया था। इन्होंने वहाँ पे क्या किया? अपने हिसाब से उनको ढाला, अपने हिसाब से ढाला मतलब समाजवादी तरीके से।
तो वहाँ की जनता अब उनसे थक चुकी थी। तो उन वहाँ की जो जनता थी वो अपनी सरकारें, जो उन देशों की सरकार थी उनके खिलाफ, और सोवियत का नियंत्रण था इसके विरोध करना शुरू कर दिया। यानी अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पूर्ववर्ती शासकों के जैसे विरोध का दमन नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों का पतन होने लगा। यानी एक एक करके वहाँ की सरकारें बदल गई। यूएसएसआर बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सामना इस समय हो रहा था। आंतरिक चुनौतियां, लोग खुश नहीं, और बाहर से भी जो है, जो एक होड़ थी उसका दबाव था। इनका समाधान हेतु गोर्बाचेव ने देश में आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी। और इनका समाधान करने के लिए कि जो होगा ठीक है, बट हमें अब एक बड़े जरूरत है निर्णय करने की जहां से सब कुछ ठीक हो। अब जब इन्होंने ये निर्णय लिया तो इन सुधारवादी नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भी विरोध किया गया। तो वो पार्टी के भीतर कुछ नेता थे, उन्हें लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो गोर्बाचेव की वजह से हो रहा है, जबकि गोर्बाचेव को पता है कि ये हालात पहले से इतने बदतर हैं कि उनकी वजह से हालात अब हाथ से निकल रहे हैं। तो वो ठीक करने के लिए नीतियां लेके आए, लेकिन हो क्या रहा था, उनका भी विरोध होने लगा और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया। अब वहाँ पे रूसी गणराज्य, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि 15 गणराज्य थे, उनमें से एक गणराज्य कौन सा है? रूस, है ना। तो रूसी गणराज्य जहाँ बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, हालांकि इससे पहले इन्होंने तख्ता पलट करने का भी प्रयास किया था बोरिस येल्त्सिन ने। तो बोरिस येल्त्सिन ने चुनाव जीता कहाँ पे? रूस में। हालांकि पार्टी कम्युनिस्ट ही थी, एक ही पार्टी के जितने 4-5 लोगों को खड़े कर देते हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को आपको चुनना होता है। तो केंद्रीयकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया इन्होंने। जो यूएसएसआर का टोटली सिस्टम था उनको फॉलो करने से इनकार कर दिया। देखिए सबसे बड़ा गणराज्य, तो अब यहाँ से सबको पता था कि इसका मतलब ज़्यादा दिनों तक ये टिकेगा नहीं। और फाइनली 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, कौन कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया। अलग होने वाले देशों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार बनाया। उन्होंने अपना एक नया रास्ता चुना, पूंजीवाद का और लोकतंत्र का। और ये जो गणराज्य अलग हो रहे थे, ये स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया बाद में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS बोल सकते हैं। यानी जो सोवियत संघ रूस टूटा, उन्होंने वापस कहा कि हमें एक साथ रह सकते हैं, हम कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अब सबका रास्ता अपना अपना देखना है। तो इन्होंने वापस सब अलग होकर के, जैसे होता है ना आसियान है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ देख सकते हो, आप सार्क देख सकते हो, तो ऐसा ही एक संगठन इन्होंने बनाया CIS। कब बनाई? 1991। सोवियत संघ रूस टूटा और जो टूट कर जो नए नए देश बने, उन्होंने एक साथ कि चलो कहीं कहीं हमें हेल्प करनी चाहिए, एक मंच चाहिए जहाँ सब आओ और बैठ के बात कर सकते हैं। तो उस संगठन का इन्होंने नाम दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेतृत्व में। अन्य राष्ट्र भी बाद में CIS के सदस्य बने। और अब सोवियत संघ रूस टूट चुका था। सोवियत संघ रूस टूटने के बाद कुछ चीज़ें थी, वो देखिए क्या बदलाव आया कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो जितने भी सोवियत संघ की जो जिम्मेदारियां थी, उत्तराधिकारी माना गया, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें उसी को मिलेगी। तो UNO में सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सीट है वो रूस को दी गई। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां की थी, जो समझौते किए थे, उनका उत्तरदायित्व उनको निभाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? रूस की। रूस को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया गया, एकमात्र देश था ये सोवियत संघ के विघटन के बाद में। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोवियत संघ का विघटन की जो तारीख है वो 25 दिसंबर 1991, इस दिन डिक्लेयर कर दिया गया कि अब सोवियत संघ रूस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों दुनिया के जो देश हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आया अमेरिका। तो देखिए अमेरिका यहाँ, और ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। ये रूस हैं, सोवियत संघ रूस का उत्तराधिकारी। ये यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, ये भारत है। थोड़ा सा चलिए जूम कर लेते हैं। ये अफगानिस्तान है, भारत, पाकिस्तान और आगे। यहाँ पे आप आएंगे तो
ये हैं ऑरेंज में जर्मनी, ठीक है। और ये वापस पिंक कलर में ये आपका हंगरी है, और ये चेकोस्लोवाकिया जो था, चेक और स्लोवाकिया 2 देश यहाँ पे अलग हुए हैं। तो आप देख सकते हैं नक्शा इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि एक तो अपनी जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है, और आपके पॉलिटिकल साइंस में मैपिंग भी आता है, आपके नक्शा आता है वहाँ पे। तो जो जो पाठ्य पुस्तकों में जिन जिन देशों का उल्लेख होता है उनका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और क्यूबा मैं आपको बता दूँ, ये है क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था, वो क्यूबा यहाँ पे है। तो सोवियत संघ रूस यहाँ है, यहाँ से इसने अपनी मिसाइलें कहाँ तैनात कर दी, यहाँ पर। तो बिल्कुल वो अमेरिका की मुख्य भूमि के बहुत करीब पहुँच गया था, यहाँ से आसानी से अटैक कर सकता था। तो अमेरिका ने ये रास्ता रोक दिया और लगा कि अब तो युद्ध हो के रहेगा, तो वापस फाइनली मिसाइलें हटा दी गई थी। तो दोस्तों यह था आज हमारा आज का विस्तृत सेशन, जो 2 ध्रुवीय तक अंत का पहला भाग है। नेक्स्ट पार्ट जो है कुछ ही दिनों में अपलोड किया जाएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति विज्ञान में अपना नॉलेज को बेस्ट करना चाहते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। दोस्तों सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी का जो तरीका होता है वो ज़रूर होता है। और फाइनली वीडियो को अंत तक जरूर आपने देखा है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।